चलो भाई स्टार्ट करा जाए लेक्चर नंबर मीटिंग। लास्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीनों रूल्स करा दिए गए थे, है ना। एक था अपना पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा था आपका हंस रूल, और थर्ड क्या था ऑब्बो प्रिंसिपल, है ना। ये तीनों करा दिए गए थे। ये तीनों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन से डील करना है। तो कोमल बताएंगे हंस रूल क्या था, जल्दी से बता दीजिए। 1 मिनट में रिवीजन हो जाए तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे ना। हंस रूल क्या था काव्या बताएंगे। चलिए काव्या, वैष्णवी, नहीं पढ़ के नहीं, अब पढ़ लिया आपने, अब बोलो, आप बोलो। बॉक्सेस नहीं, ऑर्बिटल। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर क्या सारे होने चाहिए। जय किसके किसके कहाँ के कितने, हाँ। किसी सब शेल में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो उस सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो हंस रूल कहता है कि पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयरिंग उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, है ना। और थोड़ा सा लैंग्वेज में डेफिनेशन वगैरह को पढ़ के आइए, कॉपी को पढ़ के आइए, ताकि आप बता पाए। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे वैसे भरे जाएंगे, अरे पहले बताओ कहाँ भरे जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ लटका दें इलेक्ट्रॉन को, सबशेल में फिलिंग होगी ना। प्रॉपर लैंग्वेज बोलिए, और प्रॉपर लैंग्वेज तब आएगी जब आप प्रीवियस क्लास का पढ़ के आएंगे। आप पढ़ के नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हैं और बुक कॉपी रख दे रहे हैं घर पे और फिर उठा के लेके चले आ रहे हैं। ये नर्सरी और केजी की क्लास चल रही है जैसे। पढ़ के आइए क्लास में। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल केशव, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी एटम में, इधर उधर नहीं। इस एटम का इस एटम का सेम हो सकता है। आप बोलेंगे किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, है ना। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या था, जल्दी से बोलिए। किसके ऑर्डर के, किसके इंक्रीजिंग, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलिए। उसमें क्या था, सबसे पहले 1s था, फिर 2s की एनर्जी थी, फिर 2p की थी, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर क्या था 4p। इस तरीके से पूरा ऑर्डर आपको याद होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। हाँ नहीं, 21 to 30 में कितने एक्सेप्शन सिखाए आपको, एक एटॉमिक नंबर 24 और एक एटॉमिक नंबर 29। 24 इज क्रोमियम एंड 29 इज कॉपर। इसके लास्ट में आया था क्रोमियम के 3d5 4s1, और यहाँ पे आया था 3d10 4s1, है ना, 3d10 4s1। तो 20 to 30 की लाइन में 4s1 कॉन्फ़िगरेशन कितने एलिमेंट का मिला था अपने को। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 4s1 कितने का मिला था 21 to 30 में, किसका किसका था 4s1,
कॉपर का था और किसका था, क्रोमियम का था, और किसी का नहीं था 4s1, सबका क्या था 4s2। और 3d5 किसका किसका था, 3d5 आपको याद होगा क्रोमियम में आया था और मैंगनीज में आया था केवल। मैंगनीज 25 था एटॉमिक नंबर, 3d5 4s2। और इसी तरीके से कॉपर और जिंक दोनों में क्या आया था 3d10 4s1 और यहाँ पे आया था 3d10 4s2, है ना। तो ये 3 रूल थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद अपना चैप्टर तभी कंप्लीट हो पाएगा। हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया था। हाइजेनबर्ग ने काम किया। हाइजेनबर्ग ने क्या सिखाया था अपने को, क्या बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर ले करेक्टली और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को करेक्टली कैलकुलेट कर ले, तो दोनों में से कोई एक होगा जो जिसमें एरर आएगा और एक आप करेक्टली मेजर कर सकते हैं। दोनों को विद करेक्टनेस 100% करेक्टनेस आप मेजर नहीं कर सकते, एक में तो एरर आएगा ही आएगा। और डी ब्रॉय ने क्या कहा था, डी ब्रॉय ने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के नेचर को कैसा बताया था कि ये दोनों नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा। इसीलिए इनकी इक्वेशन इन्होंने दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा होता है वेव लेंथ, इसलिए ये कैसा नेचर बताएगा, वेव नेचर की बात करेगा, और पी होता है मोमेंटम, इसलिए हम लोग किसकी बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की। इन्होंने रिलेट किया था पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, और इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए, इलेक्ट्रॉन को क्या एज्यूम किया, वेव, और एक इक्वेशन दी थी जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन या स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसी इक्वेशन के थ्रू हम लोगों ने 3 नंबर्स निकाले थे जिनको हमने बोला था क्वांटम नंबर्स। इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला गया था। जो 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये तीनों इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से निकाली गई थी, है ना। और स्पिन वाली अलग से बताई गई थी। तो इस इक्वेशन को अपने को जानना है, और इस इक्वेशन में एक दो चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन याद करनी है, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, है ना। अभी आप पढ़ोगे कुछ डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ रहे हो, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तो और वहां पे भी ऐसी कोई इक्वेशन आई डोंट थिंक आएगी। आपको बस इस इक्वेशन को याद करना है, डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8। इस इक्वेशन को याद करना है, कभी कभी केवल इक्वेशन पूछ लेते हैं। ये डेल, डेल बोलो, डेल, हाँ डेल, नहीं डेल्टा नहीं, डेल बोलो उसको। 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, हाँ बताएंगे ना, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। नोट करो क्या हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या है टर्म्स,
साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। साई को क्या कहते हैं हम लोग? वेव फंक्शन। साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h आपको पता ही है क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। E होता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। V है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ इनवर्स 6? डेल 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 डेल्टा बोल दो, डेल बोल दो। कहाँ? E माइनस 20 मल्टीप्लाइड साई। यहाँ पे साई है, साई सारे टर्म्स में है। साई 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 को बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? वेव फंक्शन। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस डिवीजन ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, उसको लगा करके ये इक्वेशन सॉल्व करी जाती है ना। तो इसका सॉल्यूशन अपने कोई काम का नहीं है, अपने को इसमें इसके सॉल्यूशन में नहीं जाना है। अपने को साई से मतलब है, और साई से अब आगे क्या बातें निकलने वाली है उससे। ये इक्वेशन है, ये याद करनी होगी, क्योंकि ये इक्वेशन कभी कभी एज ए पूछ लेते हैं। नहीं कुछ नहीं, नो नो नथिंग। इसको x के रिस्पेक्ट में साई को डबल डिफरेंशिएट किया है। इस इक्वेशन को बोलेंगे कौन सी इक्वेशन? स्क्रोडिंजर इक्वेशन। चलिए अब आगे बात करते हैं। नहीं, ट्रायंगल बड़ी वैल्यू के लिए होता है ना। जो आप चेंज देखते हो ये बड़ी वैल्यू के लिए, छोटी वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना। अब बात करते हैं हम लोग साई पे डेल्टा। वेव फंक्शन, इसको देखो कहते क्या है। हमने आपसे बात करी थी कि ऑर्बिटल क्या था। ऑर्बिटल की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने आपको सिखाया कि ऑर्बिटल क्या होता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसी को हम क्या कहते थे? ऑर्बिटल कहते थे, है ना। और जैसे मान लो हमने बोला एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर हमने ऐसे दिखाया है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। कभी कभी ये बच्चा डायग्राम बनाता रहता है, उसे पता ही नहीं है वो बना क्या रहा है। ये है क्या? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। जैसे पी का हम लोग बनाते हैं ना, ये वाला मोमेंटम नहीं, ये पी एक्स पी वाई का हम लोग बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब ऑर्बिटल को आपने बोला था 3D में वो स्पेस न्यूक्लियस के चारों तरफ का जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और पॉसिबिलिटी को ही हम लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी से। तो ये जो वेव फंक्शन है
इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? वेव फंक्शन भी कहते हैं, और क्या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। हाँ, अब इससे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको क्या होंगी, जो निकल जाएंगी सीधे, है ना? निकल जाएंगी सीधे का क्या मतलब है? बाउंसर जाएंगी। फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को जब देखा गया, है ना, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं निकला। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम आपको बोलना चाहें कि P इज मोमेंटम, है ना, और मोमेंटम को आप डेली लाइफ में कोई यूज ना कर पाओ, डेली लाइफ में उसका कोई मतलब ही नहीं निकाल पाओ, है ना, या उसका कोई तरीके वाला इंटरप्रिटेशन ना दे पाओ जो कॉमन पीपल को समझ में आए, आम आदमी को समझ में आ जाए। तो जैसे मोमेंटम है, तो मोमेंटम के बारे में आप समझाने के लिए क्या बोल सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल है, उसमें मास है, उसमें वेलोसिटी है, तो उसके मास और वेलोसिटी का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मोमेंटम। तो ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप ये बता सकते हो कि मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी तो क्या निकल आएगा? उसका मोमेंटम। जिसका मास ज्यादा होगा उसके मोमेंटम ज्यादा होने के चांसेस है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके मोमेंटम ज्यादा होने के चांसेस है, जिसकी ये दोनों वैल्यू कम होगी उसके ये दोनों चीज मोमेंटम कम होने के चांसेस है। ये सब फिजिकल सिग्निफिकेंस है ना? इससे आप किसी और चीज को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। पर प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जिसको साई बोला, जिसको वेव फंक्शन बोला, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं निकल के आ पा रहा था। तो फिर क्या किया इन्होंने? एक और नई चीज निकाली, उसकी बात करते हैं हम लोग। ये स्लाइड में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड नोट करके छोड़ दीजिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। साई के बारे में इतनी बात है। तो साई से कुछ बात नहीं बनी, तो अब क्या निकाला इन्होंने? स्क्रूटिंजर ने क्या बात बताई नई? बोला ऐसा करो, साई स्क्वायर निकालिए। क्या निकाल लो? साई स्क्वायर। साई स्क्वायर को बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोल दिया साई स्क्वायर को? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? जैसे अगर हम डेंसिटी की बात करें, सिंपल अगर हम डेंसिटी की बात करें तो हम लोग बोलते हैं डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम को अगर यूनिट कर दो तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यूनिट वॉल्यूम की का मास निकाल लो, उसी को क्या कह सकते हो आप? डेंसिटी कह सकते हो। ये कह सकते हो यूनिट वॉल्यूम अगर है तो उसका मास अगर कैलकुलेट करोगे तो उसी को क्या कह सकते हो? फिजिक्स में डेंसिटी कह सकते हैं हम। जब वॉल्यूम 1 ले लिया तो डेंसिटी और मास इक्वल हो गए, तो डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम यूनिट है तो उसका मास जो आएगा वही क्या कहलाएगी? डेंसिटी। इसी तरीके से अगर मान लो हमको कहीं पे चार्ज डेंसिटी निकालनी होती है, तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकलती है? चार्ज वहां पे जो है Q बाई वॉल्यूम, तो इससे चार्ज डेंसिटी निकल जाती है। यहाँ पे बोला गया साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साई स्क्वायर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो सकता है, अगर छोटा वॉल्यूम डीवी हो तो, है ना? डीवी क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कंसिडरेशन में लिया हमने? स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम डीवी में अगर हम बात करें किसकी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, साई स्क्वायर की, तो क्या आ गया वो? प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय डीवी। तो अगर केवल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हो आप? प्रोबेबिलिटी अगर जाननी है तो कैसे निकाल सकते हैं? साई स्क्वायर डीवी। इससे पता चल सकता है।
अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किससे आ सकता है? साई स्क्वायर डीवी से। थोड़ा सा याद रखना है, साई को बोला प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, साई स्क्वायर को बोला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और डेंसिटी निकालते हैं यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए साई स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय डीवी। तो प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो कैसे निकल सकती है? साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी। डीवी इज ए स्मॉल वॉल्यूम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, कोई छोटे से वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटा सा वॉल्यूम लिया डीवी, उसमें हमने देखी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आई? साई स्क्वायर डीवी। यहां तक कुछ आधा 1% कुछ समझ आ रहा है? इसमें ज्यादा नहीं समझना, जितना समझा रहे हैं उतना ही बैठ जाए तो बल्ले बल्ले उतने से ही आपका काम बन जाएगा। चार्ज डेंसिटी, किसी की भी डेंसिटी निकालनी है अगर तो यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे इस तरीके से। अब देखो, जब हम लोग साई की बात करते हैं ना, तो साई पॉजिटिव भी हो सकता है, होता है, और नेगेटिव भी होता है। यानी एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन जब साई स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी कि साई आपका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या आ सकता है आपका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि आप उसको प्लस को भी स्क्वायर कर रहे हो, माइनस के नहीं। मान लो आपके पास वैल्यू है +2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा, -2 है तो भी इसका स्क्वायर करोगे तो +4 ही आएगा, है ना? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। चलिए अब आगे इसके एनसीईआरटी कोई नहीं लाया ना, फिर दो एनसीईआरटी में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? एनसीईआरटी में तो है नहीं। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोगों ने कल बात करी थी, एक रेडियल नोड की थी, रेडियल नोड की बात की थी ना कल। रेडियल नोड की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे हम लोग, जिसको स्फेरिकल नोड बोल रहे थे? क्या वैल्यू थी स्फेरिकल नोड की? फॉर्मूला बोलिए। n-l-, जैसे मान लो हमारे पास शेल नंबर 2 है, 2s की बात करते हो, अगर सपोज किसकी बात करते हो? 2s की। तो 2s में अगर रेडियल नोड देखोगे तो कितने आएंगे अपने? 2s के लिए n इज इक्वल टू तो 2 हो जाएगा, और s के लिए l क्या आता है? 0। तो वैल्यू क्या आएगी रेडियल नोड की? 2 - 0 - 1 क्या आ जाएगा? 1 रेडियल। अगर यही 1s लेते हो तो क्या वैल्यू आएगी? देखो ध्यान से, रेडियल नोड की फॉर्मूला सेम ही लगाना है। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 - 1 तो 0।
यानी कि 1s में रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं होगा। 2s में कितने रेडियल नोड होंगे? 1। अगर यही 2p कह दो तो क्या होगा? 2p में रेडियल नोड देखो कितने होंगे? 2p के लिए क्या आती है वैल्यू? 1। तो 2p में रेडियल नोड क्या होगा? 0। l की वैल्यू भी 1 थी और आपकी -1 तो करना ही था। 3s की बात करो तो क्या आएगा? 3s की बात करो तो क्या आएगा? 3 -0 -1 क्या आ जाएगा? 2। कितने रेडियल 1s में कितने रेडियल नोड हैं? 0। 2s में कितने हैं? 1। 2p में कितने हैं? 0। 3s में कितने हैं? 2। 2 3p में निकालो, 3p में कितने बनेंगे? 3p में बोलो कितने बनेंगे? 3 -1 -1 है ना? 1 आ गया। 3p में 1 आ गया रेडियन। नोट कर लो ये डेटा जरा। क्या हुआ? आ गया? कोमल के पास है? चलो क्वेश्चन पे बात करते हैं। लक्ष्य, क्वेश्चन पे बात करो। फोन की बातें करनी है तो बाहर मैथ्स वाले सर बैठे उनके पास चले जाओ, अपनी रिपोर्ट लिखवा लो। हाँ बच्चे, मैं बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही। बुक में एक ग्राफ निकाल रही थी। चलो दो तीन ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है इसमें। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात हो रही है। हेडिंग डाल ली? अभी देखो, अभी हमने बोला था
कि प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो किससे निकाल सकते हैं, साई स्क्वायर डीवी से, ठीक है। और एटम को हम लोग लेते हैं स्फीयर, है ना, और उसके सरफेस का अगर आपको निकालना है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², है ना। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं, साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4πr², 4πr², ठीक है। सर्कल के लिए होता है 4πr², सर्कल का होता है ना πr², 4πr² स्फीयर के लिए। हाँ, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो स्फीयर के लिए 4πr² होता है। तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं किसके के लिए, साई स्क्वायर 4πr² का ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग रेडियस r के अपोजिट में। और इसका ग्राफ ध्यान से देखिए, रेडियस एटम का है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियस r है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसके बारे में ग्राफ है ना। जैसे एक ग्राफ ये, ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें तो 1s में, 2s में, 3s में किसमें नोड का नंबर 0 आया था, 1s और 2p में नोड का नंबर क्या आया था आपका, 0। तो देखो जब भी नोड आएगा ना, नोड जब भी आएगा तो नोड में ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कट करेगी, नोड जब आएगा तो ये वैल्यू, ये जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे कट करेगा। मतलब नोड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोड हमने क्या बताया था आपको, नोड एक रीजन होता है या क्या होता है, पॉइंट कह सकते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। यही बात करते हैं ना हम लोग। तो नोड अगर आएगा तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, कट आएगा, या ये ग्राफ जो होगा यहाँ पे आके टच करेगा, ठीक। तो ये यहाँ पे एक भी नोड नहीं दिखाई दे रहा हमें, ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे इस पे टच नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें एक भी नोड नहीं है। तो ये कौन सा हो सकता है नोड, रेडियल नोड एक भी नहीं है, तो कौन सा हो सकता है आपका, रेडियस के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं तो आपका 1s में 0 था, और किस में 0 था, रेडियल नोड 2p में भी 0 था, है ना, दोनों में। तो यानी ये 1s या 2p का हो सकता है। अब एक और ग्राफ देखो इसी से रिलेटेड, साई स्क्वायर 4πr² और r का ग्राफ है, और यहाँ पे देखिए डेंसिटी इस तरीके से एक जगह पे कट कर रहा है, फिर दूसरी जगह पे ऐसे, दो जगह पे अगर कट कर रहा है तो कितने नोड की बात हम कर सकते हैं, ये पॉइंट जो होंगे ये नोड को डिनोट कर सकते हैं। और कौन से नोड, रेडियस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो रेडियल नोड होंगे ये क्या होंगे, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें, 2 दिख रहे हैं। तो रेडियल नोड 2 अपने किस में आए थे, देख के बताइए, 3s में आए थे, रेडियल नोड की वैल्यू 2 किस में आई थी, 3s में आई थी। तो ये किसका हो सकता है, 3s का ग्राफ हो सकता है। हाँ, अगर ऑप्शन में 3s है तो आंसर विल बी 3s। आगे देखते हैं, इसको बना लो, उसमें तो नोड ही नहीं है ना, 0। हाँ 0 नो,
अगर केवल एक जगह टच कराएं तो किसका होगा, अगर केवल एक ही ऐसा आए तो किसका होगा? अगर यही ग्राफ है साई स्क्वायर 4πr² और r का ग्राफ है, इसको आप केवल एक जगह टच कराते हो तो किसका ग्राफ होगा? ये 2s के होने के चांस है। 2s में कितने रेडियल नोड थे? यही एक पॉइंट है जो नोड को 3p में भी था। एक दो तीन वाले करेंगे। हाँ, उसमें से चेक करना है, चेक करना नहीं, नोड निकालना पता होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से इसको चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। नहीं, और कुछ याद नहीं करना। हाँ, ग्राफ बना के देंगे, आपको बताना। एक दो चीजें और थी इसमें, रेडियल प्रोबेबिलिटी के एक दो ग्राफ और हैं। कोमल, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है कोमल? पी लो पानी, कौन मना कर रहा है पानी पीने? किसका हो सकता है? दोनों ग्राफ में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें एक नोड है वो वाले और ये वाले में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ ये ग्राफ कम से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों डेफिनेटली अलग होंगे। तो वन नोड किसके किसके लिए आया था? देखो जरा, 2s और 3p के लिए आया था वन रेडियल नोड। 3p के लिए भी था। ये दो नहीं है, ये एक एक जो टच कर रहा है बस उसी को देखना। हाँ, एक ही ये यहाँ नहीं काउंट हो रहा, यहाँ नहीं काउंट हो रहा, यहाँ काउंट। बनाया तो एक नोड में, दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान से देखो और मुझे एक्सप्लेन करो। कुछ कुछ बात समझ में आ रही, जो आपके समझ में आ रहा है वो बात बताओ। ये वो नहीं, ये वो क्या होता है? ए और बी ग्राफ। हाँ, कह सकते हैं लगभग 0 से चालू, लगभग 0 से, 0 नहीं कहा, लगभग
लगभग 0 से ठीक है। और बताओ, और कोई बताना चाहता है कुछ? कुहू कुछ बताना चाहते हो आप? नहीं। कुहू का वैसे कुहू तुम्हारा क्या नाम है यार? बहुत डिफिकल्ट है। प्रेषिता। प्रशिता। ओके, चलो अब यही बोलने की कोशिश करेंगे। ये बना लिया था ना ग्राफ? ये टॉपिक खत्म। अब इस पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लो जिससे पता तो चले क्या पूछा क्या गया है, क्या पूछा जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा, अब धमाधम खत्म है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे, हमें तो अपने हिसाब से चलना है। हमको कराने दीजिए भाई, या तो आप ही करा लो। नहीं, जयेश आएगा, बोतल फिल करके ले आएगा, सब पी लेंगे उसमें। चलो चलो क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यू कर लो। अभी कराते कराते इसका भी क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यू आए। हाँ, ग्राफ के भी करा देंगे साथ साथ। नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन एंड क्रिप्टन। एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। एटॉमिक नंबर मैं बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं हो। नाइट्रोजन का 7, सल्फर का कितना होता है 16, ब्रोमीन का कितना होता है, क्रिप्टन का कितना होता है 36। ठीक है, आपको ये नहीं दिया हुआ था, मैंने दे दिया है। अब आपको लिखने हैं कॉन्फ़िगरेशन की मैचिंग करनी है, मैच करना है कॉन्फ़िगरेशन। तो मैचिंग तो अब कर ही लेंगे, एटॉमिक नंबर पता चल गया तो है। मैचिंग करने में तो आप क्या है, कर ही लेंगे। अब मैचिंग का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही करें। नियॉन 3s2 3p4 ऐसे लिखा हुआ। हीलियम 2s2 2p3, आर्गन 3d10 4s2 4p6। ये है 1 2 3 4 और यहाँ पे है A B C D। मैचिंग करनी है। आर्गन का मतलब होता है 18, 35 जा रहा है ना, तो ब्रोमीन का 35 होता है। 80 गलती से लिख दिया। ब्रोमीन का मास होता है आपका 80। अब मैचिंग करनी है आपको, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन किसका है, फटाफट से आंसर देंगे। ऑनलाइन भी बोल सकते हैं बच्चे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें तो एडअप ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 3 7, 7 मैंने किसका बता दिया, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये मिल गया मैचिंग। सल्फर में 16 है, तो नियॉन 3s2 3p4, नियॉन होता है एटॉमिक नंबर 10, तो 10 + 2 12, 12 + 4 16, सीधे ये मैचिंग तो है ही। फिर ब्रोमीन 35 आपने बोला, इससे मैच कर गया। आर्गन होता है 18, तो 18 + 10 28, 28 + 2 30, 30 + 5 35, इसको जोड़ लो 18 आर्गन + 10
28 + 30 36। क्या थर्ड नंबर पे हीलियम, हीलियम He। एटॉमिक नंबर 2 बोल रहे हैं तो Hg कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचिए कोमल। हाँ He, हीलियम, हीलियम, हीलियम। तो ये तो बहुत ही सस्ता सवाल था। कुछ अच्छा सवाल करें आप, तब तो बात बने। अरे 2024 में आया हुआ है। रेडियल एंड एंगुलर नोड का नंबर बताना है। फॉर 4p, 4p के लिए रेडियल और एंगुलर नोड का नंबर बताना है। 4p के लिए रेडियल और एंगुलर नोड का नंबर बताना है। रेडियल नोड का फॉर्मूला बोलिए कोमल। रेडियल 2 और एंगुलर क्या कह रहे हैं बेटा ऑनलाइन? लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था। आंसर निकाल के बैठे रहा करो, खुद में डिस्कशन क्या ही करने लगते हो। 4p में क्या जीरो है? रेडियल भी जीरो आ रहा है और एंगुलर भी जीरो आ रहा है। वो बोल रही है जीरो आ रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। फॉर्मूला देखो, रेडियल नोड होता है n-l-1। n हो गया यहाँ पे 4p के लिए, अगर n-l-x से कंपेयर करोगे तो n आ गया 4 और p इज इक्वल टू l है। l के लिए आप p के लिए l होता है 1, तो l की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1 क्या आ जाएगा 2। यानी कि रेडियल नोड तो क्या है 2, और अगर एंगुलर नोड की बात करो तो एंगुलर नोड होता है आपका इज इक्वल टू l, तो l की वैल्यू 1 ही है आपकी। क्वेश्चन ने पूछा था रेडियल और एंगुलर नोड का एडक्ट पूछा था, ऐड करने पे कितना आएगा x + y, अगर मान लो इनको तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर विल बी 2 + 1। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, पूछने के ऊपर है, इन्होंने एडक्ट पूछा था ना। अच्छा n-1, हाँ कर सकते हैं। एक सेकंड लिखो, स्ट्रोंशियम Sr, स्ट्रोंशियम इज Sr, हाँ Sr के ऊपर चार्ज डाल दीजिए +2, स्ट्रोंशियम बोलते हैं Sr को, Sr के ऊपर चार्ज डाल दीजिए +2। सीजियम, सीजियम होता है Cs+1, स्ट्रोंशियम +2, सीजियम +1,
एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं, स्ट्रॉन्शियम का दिया है 38, सीजियम का दिया है 55, लैंथेनम +2, लैंथेनम का दिया है एटॉमिक नंबर 57, पीबी का +2 एटॉमिक नंबर 82, YB +2 एटॉमिक नंबर 70 दे रखा है, और फिर उसके बाद क्या है, Fe +2 26 होता है। हाँ YB एलिमेंट का नाम है YB। पूछ रहे हैं आई थिंक YBM कहते हैं, स्ट्रॉन्शियम, ये इतने सारे एलिमेंट दिए हैं, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से पूछ रहे हैं किसके किसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर ऑफ आयंस हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आउटर शेल क्या हो, पूरी फुल हो, है ना, आउटर शेल फुल हो। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है नोबल गैसेस, देखिए हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो, रनआउट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये होती हैं कौन सी नोबल गैसेस। निकालना है एटॉमिक नंबर किससे मैच कर रहा है, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, तो किसी का अगर 1s2 आ रहा हो तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन है तो आपका 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 होता है, सेकेंड शेल पूरा फिल है। आर्गन होता है 18, क्रिप्टन होता है 36, जीनॉन शायद 54 होता है, और इसका शायद 86। हाँ पूरा सेम आना चाहिए। अब देखो किसका आएगा, SR+2 करोगे तो कितना आएगा, SR, देखो स्ट्रॉन्शियम में क्या दिखाई दे रहा है आपको 38 होते हैं, +2 कर दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो 38 - 2 क्या बन गया, सीजियम को देखो सीजियम प्लस, तो सीजियम प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 55 - 1, क्या आ गया 54। ये तो दे ही रखा है एटॉमिक नंबर, और चार्ज दे रखा है तो चार्ज से आप निकाल सकते हो ना। लेंथेनम 57, तो 57 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं -2, तो क्या बन गया 55। पीबी +2 देखो 80 - 2 80, ये कर पा रहे हैं सब लोग। YB 70 - 2 कितना आ गया 68। पीबी वाले में 82 - 2 80, ठीक। तो कौन कौन से मिल गई जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है, एक तो ये वाला है, एक ये भी है, ये हो गया आपका किसके बराबर, क्रिप्टन के बराबर। ये 54 किसके बराबर हो गया, जीनॉन के बराबर। 55 नहीं है, 80 भी नहीं है, 68 भी नहीं है, दो हो गए ना आंसर। एक कौन सा, आयरन, Fe 26 - 2 करेंगे तो 24, 24 तो कोई नहीं है, तो दो ही बने। आंसर क्या आ गया, कितने आए ना, ऐसे कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब हमें तो नहीं पता, पर दे तो दिया है इसमें, तो 24 में आया हुआ है। कई बार याद नहीं, ये तो याद करना पड़ेगा भाई, बता तो दिया हरभजन नेहरा अगरकर, जीरो, रनआउट, ये
क्या है, तीनों के तीनों बॉलर है ना, हरभजन भी, नेहरा भी, अगरकर भी। ये सब क्या किस पे आउट होते थे ज्यादातर? 0 पर, वो भी रन आउट और हो जाते थे। हमने ऐसे याद किया, आपको जैसे याद हो ऐसे याद होते। ठीक है, नोबल गैसेस सारी याद होनी चाहिए। अब इन्होंने एटॉमिक नंबर दिया था, कभी कभी नहीं देते, इन जनरली तो दे ही देते, पर 50 तक तो याद ही कर लो, फिर पीरियोडिक टेबल में बहुत याद हो जाएगा, टेंशन मत करो। पीरियोडिक टेबल जब कराएंगे ना 3rd चैप्टर, तो याद हो जाएगा बहुत सारा। जब पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर की टेंशन मत करो, याद हो जाएंगे सारे। याद करना शुरू करेंगे तो सब याद होगा। चलो, अब अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, वो मुझे बताए। अब बात तो तभी है ना जब कोई बिना क्वेश्चन देखे बोले कि हाँ बताएंगे। तो अब कौन बताएगा वो बताए, कौन बनेगा, कौन बनेगा? एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, डीजेनरेट और वाइटल अपने उसमें ऐड कर लो। क्वेश्चन दिख गया तो कहीं रह गया, अरे इसी में लिख लो, लास्ट में क्या फर्क पड़ता, नोट्स में ही लिख लो। डीजेनरेट और वाइटल्स, डीजेनरेट क्या होते हैं, ये वर्ड आया नहीं शायद अपने पास, कभी चैप्टर में आया नहीं पर आना चाहिए आपको। डीजेनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो, ऑर्बिटल्स which have equal energy, same energy, ऑर्बिटल्स which have same energy। जैसे P के टर्म्स में अगर बोलते हैं तो 3 ऐसे होते हैं जिनको सेम स्टेटस पे रखते हैं, px, py, pz। डी की अगर बात करते हो तो 5 ऐसे होते हैं डी में जिनको क्या कह सकते हो आप, डीजेनरेट। कौन कौन से थे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी जेड या एक्स जेड भी कह सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। तो डीजेनरेट का क्या मतलब है? अगला क्वेश्चन इसी पे है अपने, तो अब सवाल पे आ जाते हैं अपने। टॉपिक क्या है, ये एक लाइन है, टॉपिक क्या है? जी, 2-3-10 सवाल और पूछ लो, फिर मैं शुरू करूं। आपका बर्थडे है? आपका बर्थडे? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। चलो, टेस्ट में आप फुल नंबर ले आइएगा तो उसके अगले दिन जल्दी छोड़ देंगे। स्टेटमेंट 1, ऑर्बिटल्स हैविंग, हाँ बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों रॉन्ग है, पहला सही है दूसरा गलत है, ऐसे। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। हाँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो वही है। 2024 में आया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 2, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम 3p and 3d ऑर्बिटल
आर नॉट डीजेनरेट। चलिए बताइए। दोनों सही है। ये नहीं बताना है इसमें, वो तो असर्शन रीजन है, केवल आपको बताना है। चलो सब लोग कोशिश करो। पहला सही है, सेकंड गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं। और बोले वैष्णवी। सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन एटम में 3p और 3d ऑर्बिटल को डीजेनरेट नहीं बोलते हैं। इसी में कहानी में ट्विस्ट है। पहला तो आपको पता ही है सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड सेकंड गलत है। अच्छा कैसे? लॉजिक बताइए। लॉजिक लॉजिक केशव क्या बता रहा है? क्या? अब सुनो 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 सुनो, चलो सुन लो क्लास। स्टार बना दो इसके आगे, नोट लिखो, इस वाले स्टेटमेंट के आगे स्टार बना दो। इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार क्वेश्चन करते वक्त हम लोग भूल भी जाते हैं ये वाली बात को। पहला तो सही है, पता ही है आपको, है ना? और दूसरा इनकरेक्ट है, तो क्यों इनकरेक्ट है वो दो। जब सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन का होगा जैसा कि हाइड्रोजन में होता है, जब भी सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन का होगा जैसा कि हाइड्रोजन में है, तो इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, केवल हाइड्रोजन के लिए ये केस है, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, हम बोलते हैं हाइड्रोजन में फिलिंग करते हैं तो बोलते हैं 1s1, 2s 2p 3p, ये सब की बात ही नहीं करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 0 रखते हैं हम लोग, है ना? लेकिन जब भी 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा जैसा कि हाइड्रोजन होता है, तो इसमें सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ये पॉइंट याद रखना है अपने को। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले में सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। अबव प्रिंसिपल में हम बताते थे एनर्जी आगे बढ़ती है ना। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है? 1s 2s 2p 3s 3p, सबकी एनर्जी सेम है, सबकी, जितने भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3p और 3d ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेट, तो गलत हो जाएगा ना, डीजेनरेट बन गए ना इन्होंने, क्योंकि हाइड्रोजन एटम लिख दिया। तो हाइड्रोजन एटम में सारे ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। बाकी किसी में ऐसा नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। ये नोट्स में ऐड अप कर लेना है ना, ये वाले पॉइंट से एडवांस में भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढ लेंगे आप, ढूंढ लेंगे अब तो इतने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखो, मेरा पढ़ाने का पैटर्न यही होता है कि चैप्टर करा दिया जाए, फिर चैप्टर का एनसीईआरटी हो जाए, शीट डिस्कशन हो जाए,
और PYQ मैं अलग से इसलिए नहीं कराती हूँ क्योंकि क्लास में ही मैं बहुत सारे PYQ करा देती हूँ, सब कुछ मैं करा दूंगी तो आप भी को कुछ करना होता है ना। तो जब आपकी शीट हो जाएगी, NCERT हो जाएगी, तो आप किस पे चले जाएंगे, PYQ पे, है ना। तो आपने खुद करना है। चलो कुछ स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप बताइएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा। P and D orbital have 1 and 2 angular node। ये स्टेटमेंट सही है या एंगुलर नोड का एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं, एंगुलर नोड इज L, एंगुलर नोड इज L। तो P और D ऑर्बिटल के लिए 1 और 2 होता है क्या, P के लिए L की वैल्यू क्या आती है 1, S के लिए क्या आती है L की वैल्यू 0, D के लिए 2, F के लिए, है ना। तो आपसे क्या पूछा है, P और D के लिए बोल रहे हैं कि P और D ऑर्बिटल के लिए 1 और 2 होती है क्या, हाँ होती है भाई। तो ये वाला तो करेक्ट ही हो गया। 1s ऑर्बिटल लिया है हमने, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी is maximum at nucleus, probability density is maximum at nucleus। सही है या गलत है, 1s। गलत है, for 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी, अभी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस then decreases sharply to 0। थर्ड ऑप्शन है आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम, अभी बताया था ना आपको बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सी में लिखा है 2s ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0, कम होती है और फिर कहां तक चली जाती है 0 तक। बाउंड्री सरफेस डायग्राम of orbital encloses a region of 100% probability of finding electron। बोल रहे हैं कि जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम बनाते हैं ना, वो 100% प्रोबेबिलिटी को बताता है। अगर 100% बोल दिया आपने तो प्रोबेबिलिटी क्यों बोल रहे हो फिर, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, है ना। 100% बोल रहे हो तो फिर आप बोल रहे हो कि पूरा ही का पूरा है जो बनाया था, P का ऐसे, S का ये स्फेरिकल। तो बोल रहे हैं कि ये जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है ये 100% बताता है प्रोबेबिलिटी को, 100% थोड़ी बताता है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। 100% बोल दिया तब तो आपने बोल दिया पूरा ही बताता है। तो डी तो इनकरेक्ट है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल
encloses a region of 100% probability of finding electron, E minus. Encloses. नोट कर लिया सबने? अब कौन कौन सा सही है बता दो. करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट पूछा है. फर्स्ट और थर्ड सही. फिफ्थ लिखा नहीं हमने. फिफ्थ क्यों नहीं लिखा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज 0 एट न्यूक्लियस. हाँ. पांचवा स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन पी ऑर्बिटल 0 एट न्यूक्लियस. पी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है ना. ये पॉइंट न्यूक्लियस होता है. क्या होगा? 0 होगा, है ना. एक्सिस पे जाएंगे आगे तो रेडियस के अलोंग, एक्सिस की रेडियस के अलोंग अगर आगे जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा. और वैसे क्या है? 0. तो ई वाला भी सही हो गया. ए सी ई है आपके साथ. ई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन पी ऑर्बिटल इज 0 एट न्यूक्लियस. पी ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, न्यूक्लियस ये शो करता है तो न्यूक्लियस पे तो डेंसिटी 0 होती है. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो किया जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. न्यूक्लियस पे क्या है? 0. न्यूक्लियस से प्लेन खींच दें कोई तो नोडल प्लेन मिल जाएगा ना अपने को. सही है आपका. बी कौन सा था? 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. और सी है आपका फॉर 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0. अच्छा 2s की बात कर रहे हैं ना. हाँ ठीक है, ठीक है. पहले इंक्रीज करेगी फिर. क्या हुआ? नहीं अभी कहाँ कब मैंने बोला. खुश कितने हो जाते हैं आप. इतने प्यारे बच्चे हैं. इंसान क्या हो जाता है. क्या ही बोलने जा रही थी मैं भूल गई. कुछ तो एक बताना था. चलो पीडीएफ में डाल देंगे. इसमें दिख नहीं रहा है जो मैं दिखाना चाहती. क्या टाइम हो रहा है?